एक लड़की जंगल के बीचों बीच फंसी हुई है, न कोई रास्ता, न कोई मदद, और उसके पीछे एक ऐसा इंसान जो इंसान कम और मौत ज्यादा है। लेकिन असली डर ये नहीं है। डर ये है कि इस जंगल से लोग सिर्फ गायब नहीं होते, बल्कि उनका नाम तक मिट जाता है। और आज वो अगला शिकार बन चुकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या वो बच पाएगी या फिर उसकी कहानी भी यहीं खत्म हो जाएगी? तो चलिए इस खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी को शुरू करते हैं। हम नॉर्वे की खतरनाक ट्रोल वॉल से शुरुआत करते हैं, जो दुनिया की सबसे मुश्किल चट्टानों में गिनी जाती है। एक टेंट पहाड़ की सीधी दीवार पर टंगा हुआ है, जिसके अंदर साशा बैठी है। उसके हाथों की उंगलियां जख्मी हैं और वो उन्हें खुद ही ठीक करने की कोशिश कर रही है। तभी उसका साथी टॉमी जागता है और साशा बिना वक्त गंवाए उसे तैयार होने के लिए कहती है। कई दिनों से वो दोनों इस चोटी तक पहुंचने की कोशिश में लगे हैं। वो अपना सारा सामान संभालते हैं और धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करते हैं। दोनों के मूव्स में परफेक्शन है और उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून दिखता है, जैसे ये ऊंचाई ही उनकी असली जगह हो। लेकिन तभी साशा एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचती है जहां वो पहले भी कई बार अटक चुकी है और अचानक उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वही जगह, वही गलती। वो खुद को संभालती है और दोबारा कोशिश करती है, लेकिन इस बार टॉमी थोड़ा सतर्क हो जाता है। वो उसे आराम से चलने के लिए कहता है, लेकिन साशा जल्दी में है। दूर आसमान में काले बादल इकट्ठा हो रहे हैं। टॉमी समझ जाता है कि मौसम बिगड़ने वाला है। वो साफ कहता है कि अब आगे बढ़ना सही नहीं है। साशा पहले इस बात को नजरअंदाज करती है, लेकिन जब हालात खतरनाक होने लगते हैं तो आखिरकार उसे मानना पड़ता है। दोनों वापस टेंट में आ जाते हैं। यहाँ माहौल थोड़ा गंभीर हो जाता है। टॉमी पहली बार खुलकर अपनी चिंता जाहिर करता है। वो कहता है कि शायद अब उसके अंदर पहले जैसी ताकत नहीं बची। वो एक छोटा सा कंपास निकालता है और कहता है, किस्मत भी सामान की तरह होती है, एक समय के बाद खत्म हो जाती है। साशा इस बात से परेशान हो जाती है और गुस्से में कंपास को उसके हाथ से हटा देती है, लेकिन उसके शब्द उसके दिमाग में रह जाते हैं। टॉमी उसे देखता है और कहता है कि उसे अब भी ये सफर पसंद है और वो अब भी उससे प्यार करता है। बस वो चाहता है कि साशा खुद को इतना ना धकेले। आखिर में दोनों एक फैसला लेते हैं, जैसे ही मौसम साफ होगा वो फिर से कोशिश करेंगे। टॉमी उसे भरोसा दिलाता है और इसके बाद दोनों नीचे उतरने की तैयारी करने लगते हैं। नीचे उतरते वक्त सब कुछ अचानक बदल जाता है। चारों तरफ से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगते हैं। टॉमी तुरंत चिल्लाकर साशा से कहता है कि दीवार से चिपक जाओ और सिर नीचे रखो। साशा खुद को चट्टान से मजबूती से बांध लेती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में हालात और खराब हो जाते हैं। अब बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। टॉमी जोर से पूछता है, क्या तुमने मेरा रैपल नॉट सही से बांधा है? साशा बिना सोचे समझे हाँ बोल देती है, लेकिन जैसे ही वो नीचे देखती है उसका दिल बैठ जाता है। नॉट बंधा ही नहीं है। वो उसे ठीक करने की कोशिश करती, उससे पहले ही एक भारी पत्थर टॉमी से टकराता है। टॉमी बेहोश हो जाता है और रस्सी के सहारे लटक जाता है। उसका पूरा वजन अब साशा पर आ जाता है। साशा पूरी ताकत से रस्सी पकड़ती है, चिल्लाती है, टॉमी उठो! लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वजन इतना ज्यादा है कि वो खुद को और उसे एक साथ संभाल नहीं पाती। और फिर वो एक फैसला लेती है। उसकी पकड़ ढीली पड़ती है और टॉमी नीचे गिर जाता है। साशा चट्टान को कसकर पकड़ लेती है और बस उसे गिरते हुए देखती रह जाती है। यही वो पल है जो पूरी कहानी की नींव बनता है। सिर्फ किसी को खोने का दर्द नहीं, बल्कि वो सवाल जो उसके साथ रह जाता है, क्या उसके पास और कोई रास्ता था या उसने जल्दी हार मान ली? इस सवाल का जवाब फिल्म भी नहीं देती और साशा खुद भी नहीं। 5 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया। साशा अकेली एक सुनसान रेगिस्तान में गाड़ी चला रही है। उसका रास्ता उसे वांडारा नेशनल पार्क की तरफ ले जा रहा है। उसके पास वाली सीट पर टॉमी का वही कंपास रखा है। अचानक नेटवर्क चला जाता है और उसका GPS बंद हो जाता है। अब उसे पुराने तरीके से मैप देखकर रास्ता समझना पड़ता है। शाम होने पर वो एक जगह रुककर कैंप लगाती है। जैसे ही चारों तरफ सन्नाटा छाता है, टॉमी की यादें उसे घेर लेती हैं। अगली सुबह वो एक रेंजर स्टेशन पर रुकती है। वहां मौजूद ऑफिसर उसकी तैयारी देखकर समझ जाता है कि वो अकेली है। वो साफ कहता है, यहाँ लोग अकेले आते हैं लेकिन हमेशा वापस नहीं जाते। वो बताता है कि इस इलाके में कई लोग गायब हो चुके हैं जिनका कोई पता नहीं चला। वो साशा से कहता है कि वो रजिस्टर में अपना नाम और लोकेशन लिख दे ताकि पता रहे वो कहाँ जा रही है। साशा साइन करती है और बिना रुके आगे बढ़ जाती है। रास्ते में वो एक पेट्रोल पंप पर रुकती है, कुछ जरूरी सामान लेने के लिए। वहाँ 2 लोकल शिकारी उसे देखते ही बात करने की कोशिश करने लगते हैं। उनमें से एक हद पार करते हुए उसे छूने की कोशिश करता है। माहौल बिगड़ने ही वाला होता है कि तभी वहाँ मौजूद एक आदमी बीच में आ जाता है। वो बिना शोर शराबे के उन दोनों को वहाँ से हटा देता है। उस आदमी का नाम बेन है। वो वहाँ अपने हाथ से बनाए गए बीफ जर्की का स्टॉक भरने आया है। वो साशा से माफी मांगता है उनके व्यवहार के
के लिए। लेकिन साशा ठंडे अंदाज में कहती है उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं, वो खुद को संभाल सकती है। बेन उसकी बात सुनकर बस हल्का सा सिर हिलाता है और बिना बात बढ़ाए वहां से चला जाता है। साशा भी ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन जाते जाते वो उसका बनाया हुआ बीफ जर्की खरीद लेती है। बाहर आकर वो अपनी मैप को घूरती रहती है। कोई जीपीएस नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, पूरी तरह कंफ्यूज। आखिरकार वो बेन को आवाज देती है और उससे ग्रैंड आइल नैरोज का रास्ता पूछती है। बेन मुस्कुराकर पूछता है, आसान रास्ता चाहिए या मुश्किल? साशा बिना झिझक कहती है, सबसे सही रास्ता। बेन उसे एक सामान्य रास्ता बताता है, लेकिन साथ ही एक अलग सुझाव भी देता है, ब्लैकस्टोन बे से शुरुआत करना, लगभग 9 किलोमीटर अंदर। वहाँ एक नदी के पास कैंपिंग स्पॉट है, जहाँ से आगे रास्ता 2 हिस्सों में बंटता है। वो जगह ज्यादातर खाली रहती है क्योंकि बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। साशा कुछ कहे बिना गाड़ी का शीशा ऊपर करती है और आगे बढ़ जाती है। रात हो जाती है। साशा एक जगह गाड़ी रोकती है और अपना सामान बैग में पैक करने लगती है। तभी वही गैस स्टेशन वाले शिकारी इस बार और लोगों के साथ वहाँ आ पहुँचते हैं। शराब पीते हुए, हंसी मजाक करते हुए वो वहीं पास में डेरा डाल लेते हैं। वो फिर से उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन साशा उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर देती है और वापस अपनी वैन में चली जाती है। कई घंटे बीत जाते हैं, बाहर शोर चलता रहता है और आखिरकार साशा सो जाती है। सुबह उठती है तो वो लोग जा चुके होते हैं। अगले दिन साशा अपनी कैनो लेकर नदी में उतरती है। तेज बहाव के बावजूद वो उसे पूरी मजबूती से कंट्रोल करती है। साफ दिखता है कि ये कोई आम इंसान नहीं, ये वो है जिसने अपनी जिंदगी ऐसे ही खतरनाक हालातों में बिताई है। वो धीरे धीरे ब्लैकस्टोन बे की ओर बढ़ती है। वहाँ पहुंचकर वो अपना टेंट लगाती है, अपना बैग एक ऊंचे पेड़ पर टांग देती है ताकि जानवरों से सुरक्षित रहे, और फिर बेन का दिया हुआ बीफ जर्की छकती है। उसे खुद हैरानी होती है, ये वाकई बहुत अच्छा है। थकान के बाद वो सो जाती है। सुबह जब वो टेंट से बाहर निकलती है तो उसका बैग गायब होता है। वो हर जगह ढूंढती है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। खाना, फोन सब चला गया। थोड़ी देर बाद वो थक कर वापस टेंट की तरफ लौटती है और अंदर से फुफकारने की आवाज आती है। एक सांप टेंट के अंदर बैठा हुआ है। साशा घबरा जाती है और दूरी बना लेती है। वो तुरंत वहाँ से निकलती है, कैनो में बैठती है और नदी में थोड़ा आगे बढ़ जाती है। कुछ दूरी पर उसे एक नीली कैनो किनारे बंधी हुई दिखती है। वो अपनी कैनो को भी वहीं बांधती है और पास के रास्ते से जंगल के अंदर चली जाती है। घना जंगल, और अचानक सामने बेन खड़ा होता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है, तुम आखिर पहुंच ही गई। वो पूछता है कि जगह कैसी लग रही है। साशा उसे अपने सामान के गायब होने के बारे में बताती है। बेन हल्के से हंसता है और कहता है, शायद वॉम्बैट्स उठा ले गए होंगे। फिर मजाक में जोड़ता है कि अगर फोन बचा होता तो उसका बिल जरूर आसमान छू जाता। बेन हल्के मजाक में कहता है कि वॉम्बैट्स तो अपने छोटे छोटे पंजों से हर वक्त मैसेज करते रहते हैं। माहौल थोड़ा हल्का हो जाता है। वो साशा को दिलासा देता है, चिंता मत करो, मैं हमेशा जरूरत से ज्यादा सामान रखता हूँ, तुम मेरे साथ शेयर कर सकती हो। वो उसे नाश्ता करने के लिए कहता है और खुद ही खाना तैयार करने लग जाता है। बातों बातों में साशा उससे उसके बीफ जर्की के बारे में पूछती है। बेन बताता है कि वो सब खुद करता है, मांस काटना, सुखाना और कई हफ्तों तक उसे सुरक्षित जगह पर टांग कर रखना ताकि खराब ना हो। साशा कहती है कि उसने वही जर्की पेट्रोल पंप से खरीदा था और उसे सच में पसंद आया। ये सुनकर बेन के चेहरे पर एक अलग सी खुशी आ जाती है। साशा पूछती है, इसका नाम जेनो क्यों है? बेन थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता है, फिर कहता है, ये मेरी माँ का नाम था। एक पल के लिए उसका चेहरा बदलता है, लेकिन वो तुरंत बात को बदल देता है और उसे पानी ऑफर करता है। वो पेड़ों से ही पानी निकालकर उसे देता है। साशा उससे पूछती है कि वो कहाँ से है। वो ऑस्ट्रेलियन नहीं लगता। वो अंदाजा लगाती है, ब्रिटेन? बेन सिर हिलाकर हाँ कहता है। बताता है कि उसकी माँ उसे बचपन में यहाँ लेकर आई थी। अब बेन साशा से सवाल करता है, तुम कब से कैनोइंग कर रही हो? साशा कहती है, थोड़ा थोड़ा सब कुछ करती हूँ। बेन मुस्कुराता है, लेकिन असली खेल तो पहाड़ ही है, मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में। साशा ठंडे स्वर में कहती है, अब नहीं, मैं पहाड़ छोड़ चुकी हूँ। बेन इसे एक ब्रेकअप समझ लेता है, जैसे उसका एक्स पहाड़ों के साथ रह गया और वो नदियों के साथ आगे बढ़ गई। साशा इस पर कुछ नहीं कहती। बेन को एहसास होता है कि वो ज्यादा पूछ रहा है तो वो माफी मांग लेता है। तभी साशा पिछली रात की बात छेड़ती है, वो शिकारी जो उसके कैंप तक आ गए थे। बेन सिर हिलाता है और कहता है, तुमने बहुत सही तरीके से हैंडल किया। साशा चौंक कर पूछती है, तुम्हें कैसे पता? बेन आराम से जवाब देता है, मैं वहीं था, सोचा था शायद तुम्हें मदद की जरूरत पड़े। फिर वो हल्के से हंसता है, लेकिन साफ था कि तुम्हें मेरी जरूरत नहीं थी। वो आगे कहता है कि पहली मुलाकात में ही उसे समझ आ गया था कि साशा अलग है, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। ये सुनकर साशा असहज हो जाती है। वो अपनी प्लेट नीचे रखती है और कहती है कि अब उसे निकलना चाहिए। तभी उसकी नजर बेन की कलाई पर जाती है। वहाँ एक ब्रेसलेट है, टॉमी का। बेन उसकी नजर पकड़ लेता है और सहजता से कहता है, अच्छा लगा मुझे, अगर चाहो तो ले सकती हो। वो अंदर जाता है और साशा का बैग बाहर फेंक देता है। साशा अभी कुछ समझ ही रही होती है कि बेन वापस बाहर आता है। इस बार उसके हाथ में एक क्रॉसबो और एक स्पीकर होता है। वो एक गाना चलाता है और बहुत शांति से कहता है, मैंने तुम्हारा सारा सामान वापस रख दिया है, बस तुम्हारा फोन हटा दिया है। फिर वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, इस गाने के खत्म होने तक जितना दूर भाग सकती हो भाग जाओ।
और अचानक वो नाचना शुरू कर देता है। साशा एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करती। वो अपना बैग उठाती है और पूरी ताकत से दौड़ पड़ती है। वो नदी तक पहुंचती है, कैनों में कूदती है और खुद को बचाने के लिए आगे बढ़ जाती है। नदी का तेज बहाव साशा को अपने साथ बहा ले जाता है। पीछे बज रहा गाना धीरे धीरे खत्म हो जाता है और जैसे ही सन्नाटा छाता है उसे एहसास होता है अब बेन उसका पीछा कर रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि वो कंट्रोल नहीं कर पाती। अचानक सामने एक ढलान आता है और उसकी कैनो उछलकर एक चट्टान से टकरा जाती है। साशा का सिर जोर से लगता है। कुछ पल के लिए सब धुंधला हो जाता है। वो किसी तरह पानी के ऊपर आती है और देखती है कि उसकी कैनो उससे दूर बहती जा रही है। भीगी हुई घायल हालत में वो किनारे तक पहुंचती है और खुद को खींचकर बाहर निकालती है। सांसें भारी हैं, शरीर कांप रहा है, लेकिन रुकने का वक्त नहीं है। वो उठती है और दौड़ पड़ती है। दौड़ते दौड़ते उसे पास ही इंसानों की आवाजें सुनाई देती हैं। उम्मीद की एक किरण। वो उस दिशा में चढ़ाई करने लगती है, मदद के लिए पुकारते हुए। लेकिन जैसे ही वो ऊपर पहुंचती है सब कुछ बदल जाता है। वहां कोई नहीं है, सिर्फ एक फोन रखा है जिसमें एक वीडियो चल रहा है। स्क्रीन पर एक खुशहाल परिवार दिखता है, माँ, बाप और उनके बच्चे कैमरे की तरफ हाथ हिलाते हुए हाय बेन कहते हुए। यही वो लोग हैं जो गायब हो चुके थे। अचानक एक तीर उसके पास से तेजी से निकलता है। साशा समझ जाती है ये एक जाल था। वो तुरंत भागती है। पीछे से बेन आता दिखता है। वो फिर से निशाना लगाता है। इस बार तीर उसके बैग में लग जाता है। साशा का संतुलन बिगड़ता है। वो फिसलती है और दोबारा नदी में गिर जाती है। तेज बहाव उसे एक संकरे दर्रे से घसीटते हुए ले जाता है। इस बार वो खुद को रोकने की कोशिश नहीं करती, बस बहाव के साथ चलती है। आखिरकार उसे एक शांत जगह मिलती है जहां वो बाहर निकल पाती है। वो अपनी टांग को देखती है, घाव गहरा है। वो उस फोन को चेक करती है जो उसने उठाया था, लेकिन गिरने की वजह से वो टूट चुका है। थकी हुई हालत में भी वो खुद को संभालती है, गीले कपड़े बदलती है, थोड़ा चॉकलेट खाती है, पानी पीती है और अपने बैग में से पेपर स्प्रे निकालकर पास रख लेती है। लेकिन रुकना अभी भी मना है। वो फिर दौड़ना शुरू करती है। कुछ देर बाद वो खुद को एक ऐसे इलाके में पाती है जहां चारों तरफ ऊंची चट्टानें हैं। नीचे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। वो ऊपर देखती है और फैसला करती है यही वो चीज है जो वो सबसे अच्छे से जानती है, चढ़ना। न रस्सी, न कोई उपकरण, घायल पैर, ठंडा मौसम और थका हुआ शरीर। फिर भी वो चढ़ना शुरू कर देती है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है और क्योंकि यही उसकी असली पहचान है। काफी मेहनत के बाद वो ऊपर पहुंचती है और पहली बार गहरी सांस लेती है। वो दूर तक देखने के लिए दूरबीन निकालती है। उसे बेन की कैनो नजर आती है और फिर वो खुद बेन को देखती है। वो सीधे उसकी तरफ देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। साशा तुरंत नीचे झुक जाती है और छिप जाती है। कुछ देर इंतजार करती है। जब सब शांत हो जाता है तो वो फिर से धीरे धीरे ऊपर जाती है और देखती है अब बेन नदी के पास है। वो दूरबीन से देखती है। वो अपनी कैनो के पास पानी में है। शायद यही उसका मौका है। साशा चुपचाप पानी में उतरती है और धीरे धीरे तैरते हुए कैनो तक पहुंचती है। वो रस्सी खोलने की कोशिश करती है लेकिन गांठ बहुत कसी हुई है। वो नीचे जाकर दूसरी तरफ से खोलने की कोशिश करती है और तभी अचानक साशा को एहसास होता है कि उसका पैर किसी जाल में फंस गया है, एक छुपा हुआ बेयर ट्रैप। दर्द की वजह से उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। ये आवाज बेन तक तुरंत पहुंचती है। वो पानी से बाहर निकलता है और तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान है। वो ट्रैप की चेन पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है, लेकिन इस बार साशा तैयार है। वो झट से पेपर स्प्रे निकालती है और सीधा उसके चेहरे पर छिड़क देती है। बेन पीछे हटता है, चीखता है। उसकी आंखें जल रही हैं। साशा तुरंत पास रखे हथियार की तरफ बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाए बेन उसे पकड़ लेता है। साशा फिर से स्प्रे उठाती है और इस बार बेन उसे रोकने के लिए कहता है, इसे मेरी तरफ फेंको। कुछ सेकंड की चुप्पी और फिर साशा वही करती है। बेन ट्रैप खोल देता है और उसे आजाद कर देता है। गुस्से से कांपती हुई साशा उससे पूछती है, तुम्हें लगता है ये कोई खेल है? बेन बिल्कुल शांत आवाज में जवाब देता है, ये खेल नहीं है, ये एक तरीका है। वो उसे बांध देता है और जैसे कुछ हुआ ही नहीं उसे फल ऑफर करता है। साशा उसे साफ कहती है कि वो सामान्य नहीं है, लेकिन बेन खुद को सही ठहराता है। वो कहता है कि उसने उसे पहले ही विकल्प दिया था, आसान रास्ता या मुश्किल, और उसने खुद अपना रास्ता चुना। रात होती है, बारिश शुरू हो जाती है। बेन धीरे धीरे अपनी बातें बताने लगता है। उसके हिसाब से ये सब एक प्रक्रिया है जो इंसान को उसकी असली पहचान से जोड़ती है। वो कहता है कि कुछ लोग दर्द को सहकर खुद को मजबूत बनाते हैं, जैसे कुछ जनजातियां अपने दांतों को तेज बनाती हैं। उसके लिए दर्द सिर्फ तकलीफ नहीं बल्कि एक परीक्षा है। साशा चुपचाप सुनती रहती है क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है। अगली सुबह बेन उसे हथकड़ी लगाकर अपनी नाव में ले जाता है। साशा पूछती है, हम कहाँ जा रहे हैं? वो कहता है, अभी नहीं, बाद में बताऊंगा। रास्ते में वो बताता है कि उसने उसका नाम रजिस्टर से देखा और उसके बारे में पता किया। वो ट्रोल वॉल का जिक्र करता है और टॉमी के बारे में बात करता है, एक ऐसा क्लाइंबर जो आसानी से नहीं गिरता। उसकी बातों में इशारा साफ है, लेकिन साशा सिर्फ इतना कहती है, कभी कभी हादसे बस हो जाते हैं। इसी बीच उसकी नजर अपने पैरों के पास पड़ी एक धातु की हुक पर जाती है, शायद एक मौका।
बेन अचानक पूछता है, टॉमी की अंतिम रस्म कैसी थी? साशा जवाब देती है, उसे जला दिया गया था। वो पूछता है, तो क्या तुम उसकी राख फैलाने आई हो? साशा मौका देखकर हुक उठाने की कोशिश करती है, लेकिन बेन तुरंत उसे नदी में धक्का दे देता है। वो उसकी चेन को नाव से बांध देता है और उसे तेज बहाव में घसीटते हुए ले जाता है। आखिरकार वो एक शांत जगह पर पहुंचते हैं। बेन उसे बाहर निकालता है और क्लाइंबिंग हार्नेस निकाल कर कहता है, अब हमें नीचे उतरना होगा। साशा मजबूरी में उसके पीछे पीछे चलती है। दोनों एक गहरी खाई में उतरते हैं। नीचे पहुंचने से पहले ही एक अजीब सी बदबू साशा तक पहुंचती है और फिर वो ऊपर नजर उठाती है। ऊपर से कई शरीर लटके हुए हैं, बिल्कुल बेहरकत, जैसे यहाँ से कोई कभी वापस नहीं गया। नीचे उतरते ही साशा के सामने जो दृश्य आता है वो किसी डरावने सपने से कम नहीं होता। ऊपर चट्टानों से कई लाशें लटक रही हैं, सड़ी गली, बिल्कुल बेजान। बेन ऐसे सब कुछ दिखाता है जैसे कोई गाइड किसी जगह का टूर करा रहा हो। वो धीरे धीरे अपनी सोच बताने लगता है। कुछ जनजातियों का मानना होता है कि अगर तुम अपने शिकार की ताकत अपने अंदर लेना चाहते हो तो तुम्हें उसका एक हिस्सा अपने अंदर लेना पड़ता है, लेकिन असली बात उसके हिसाब से सही शिकार चुनना है। वो उस परिवार का जिक्र करता है जिसे साशा ने फोन में देखा था। कहता है, उन्होंने ज्यादा संघर्ष नहीं किया, तुम्हारी तरह नहीं। तभी साशा को एक और भयानक सच समझ आता है। जो जर्की वो बेचता है और जो पैकेट्स यहाँ लटके हुए हैं वो इंसानों से बना है। वो लंबे समय से लोगों को मारकर, उनके शरीर को इस्तेमाल कर उसे खाने की चीज बनाकर बेच रहा है। साशा के अंदर घबराहट बढ़ जाती है, लेकिन बेन अजीब तरह से शांत रहता है, जैसे ये सब बिल्कुल सामान्य हो। साशा धीरे से उससे बात करने की कोशिश करती है। वो कहती है कि उसे लगता है उसके साथ कभी बहुत बुरा हुआ है, किसी ने उसे चोट पहुंचाई है। वो उसके दर्द के लिए अफसोस जताती है। एक पल के लिए बेन रुकता है, फिर वो अपने मुंह में हाथ डालता है और नकली दांत निकाल देता है। अंदर जो असली दांत हैं, वो नुकीले बने हुए हैं, जैसे उसने खुद उन्हें घिसकर ऐसा किया हो। वो साशा का हाथ पकड़कर उसे महसूस कराता है, फिर अचानक वो वहाँ से हट जाता है। साशा आसपास नजर दौड़ाती है। उसे एक फोटो मिलती है एक औरत की, लेकिन वो उसे ठीक से देख भी नहीं पाती कि बेन वापस आ जाता है। वो उसे और अंदर खींच कर ले जाता है और एक अजीब से उपकरण से उसके हाथ ऊपर बांध देता है ताकि वो लटक जाए। फिर वो एक डिब्बा खोलता है जिसमें नमक वाला घोल है, उसके हिसाब से तैयारी के लिए। साशा उससे पूछती है, क्या वो फोटो तुम्हारी माँ की है? वो कहती है, तुम दोनों एक जैसे दिखते हो। ये सुनते ही बेन का व्यवहार बदल जाता है। वो धीमी आवाज में कहता है, मेरी माँ कहाँ करती थी? जेनो बेनो से प्यार करती है। उसकी आवाज में अजीब सी दूरी आ जाती है। वो कहता है कि उसकी माँ खास थी क्योंकि वो पहली थी और अब वो हमेशा उसके साथ है। फिर वो साशा को गले लगाता है और कहता है, तुम भी अब मेरे साथ रहोगी। उसी पल साशा मौका देखकर उसके कान पर जोर से काट लेती है। बेन दर्द से चिल्लाता है और पीछे हट जाता है। चेन ढीली पड़ जाती है और साशा नीचे गिर जाती है। वो खुद को छुड़ाकर भागती है, लेकिन बेन उसका कपड़ा पकड़ लेता है जो फट जाता है। साशा पानी की तरफ दौड़ती है और बिना सोचे कूद जाती है। बेन भी उसके पीछे आता है। तेज बहाव दोनों को आगे की ओर खींचता है, सीधे एक झरने की तरफ। रास्ते में बेन का सिर टकराता है और वो बेहोश हो जाता है, लेकिन उसकी रस्सी एक टहनी में अटक जाती है और साशा अब भी उससे जुड़ी हुई है। साशा खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन सफल नहीं होती। आखिरकार वो वापस पानी में गोता लगाती है रस्सी खोलने के लिए। दोनों फिर से सतह पर आते हैं और अब उसे फैसला लेना है। साशा एक पत्थर उठाकर चेन तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं टूटती। तभी बेन को होश आ जाता है। साशा तुरंत उसका सिर पानी में दबाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे ज्यादा ताकतवर है। वो खुद को छुड़ाकर ऊपर आ जाता है। अब साशा हार नहीं मानती। वो चेन से उसका गला कसने की कोशिश करती है। बेन उसे जोर से धक्का देता है, उसे गिरा देता है और खुद उसके ऊपर चढ़कर उसका गला दबाने लगता है। साशा की सांसें रुकने लगती हैं, उसकी नजर धुंधली होने लगती है और तभी वो बिल्कुल ढीली पड़ जाती है। बेन एक पल के लिए रुकता है। उसकी आंखों में कुछ बदलता है, जैसे उसे कुछ याद आ गया हो। यही मौका था। साशा अचानक पूरी ताकत से उसे धक्का देती है, खुद को छुड़ाती है, पत्थर उठाती है और उसके पैर पर बार बार वार करती है। बेन दर्द से तिलमिला उठता है और जवाब में उसे जोर से थप्पड़ मारता है। उसकी नाक टूट जाती है। वो खुद को घसीटते हुए दूर जाता है। अपने पैर के कपड़े हटाकर देखता है, हड्डी टूट चुकी है। अब दोनों अलग अलग जगह पर पड़े हैं, थके हुए, घायल और फंसे हुए। रात घिर आती है। अंधेरे में साशा पहली बार खुलकर बात करती है। वो कहती है कि उसे अंधेरा हमेशा भारी लगता है और फिर वो टॉमी के बारे में बताती है। वो मानती है कि जब वो गिरा तो वो दोनों को नीचे खींच रहा था। उसे छोड़ना पड़ा, लेकिन आज तक उसे नहीं पता कि उस वक्त वो जिंदा था या नहीं। वो कहती है कि उसे पहाड़ इसलिए पसंद थे क्योंकि टॉमी को थे, लेकिन वो खुद अब वहाँ नहीं रहना चाहता था और उसने उसकी बात नहीं सुनी, बस आगे बढ़ती रही। बेन चुपचाप सुनता रहता है, बिना कुछ कहे। सुबह होती है। साशा देखती है कि बेन का घाव खराब होने लगा है। वो उससे पूछती है, अगर हम जंगल के रास्ते जाएं तो बाहर पहुंचने में कितना समय लगेगा? बेन कहता है, करीब 12 दिन। साशा तुरंत फैसला लेती है, हमें आज ही इस दीवार पर चढ़ना होगा, नहीं तो ये संक्रमण तुम्हें खत्म कर देगा। बेन हंसता है और कहता है, तुम अकेले ये नहीं कर पाओगी, ये 2 लोगों का काम है।
साशा सिर हिलाती है। इसलिए तो मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो समझाती है, वो उसे गाइड कर सकती है, उसके अच्छे पैर के लिए सपोर्ट बना सकती है, एक अस्थायी हार्नेस तैयार कर सकती है। यही एक रास्ता है जिससे वो दोनों ऊपर पहुंच सकते हैं। बेन कुछ देर सोचता है, फिर मान जाता है, लेकिन एक शर्त पर। ऊपर पहुंचने के बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर तुमने चढ़ाई के दौरान कोई चाल चली तो मैं तुम्हें वहीं से नीचे गिरा दूंगा। साशा उसकी बात मान लेती है। वो उसकी हथकड़ी खोल देता है और दोनों आगे बढ़ते हैं। साशा तुरंत काम में लग जाती है, हार्नेस बनाती है, सपोर्ट सेट करती है, सब कुछ बांधती है। फिर दोनों चढ़ाई शुरू करते हैं। हालत खराब होने के बावजूद, नंगे पैर, घायल शरीर, फिर भी साफ दिखता है कि साशा इस काम में उससे कहीं बेहतर है। हर कदम के साथ वो ऊपर बढ़ती जाती है। साशा धीरे धीरे ऊंचाई पकड़ती जाती है और बेन को ऊपर आने का इशारा करती है। एक जगह ऐसी आती है जहां वो उसकी नजर से थोड़ी दूर हो जाती है और वहीं वो चुपचाप उसके हार्नेस में छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है। लेकिन बेन तुरंत समझ जाता है। वो झटके से रस्सी खींचता है और उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है। साशा किसी तरह खुद को संभालती है और बिना कुछ कहे फिर से चढ़ाई जारी रखती है। चढ़ते हुए बेन अचानक पूछता है, जब टॉमी गिरा था क्या वो उड़ता हुआ लग रहा था? साशा कोई जवाब नहीं देती, बस चढ़ती रहती है। थोड़ा ऊपर पहुंचकर वो एक किनारे पर रुकती है जहां से बेन उसे ठीक से देख नहीं पा रहा। वो जल्दी से उसकी रस्सी को पास की एक टहनी से बांध देती है और फिर धीरे धीरे हार्नेस ढीला करने लगती है। बेन को फिर शक होता है। वो उसे खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार सिर्फ हार्नेस ही अलग हो जाता है। साशा तुरंत रस्सी खोल देती है और अगले ही पल बेन नीचे गिरता चला जाता है। अब दीवार पर सिर्फ साशा है, ना कोई रस्सी, ना कोई सहारा, सिर्फ पत्थर और उसका हौसला। वो अकेले ही ऊपर चढ़ना शुरू करती है। एक पल ऐसा आता है जब उसका हाथ फिसलता है और वो लगभग गिर जाती है, लेकिन वो पूरी ताकत से खुद को पकड़ लेती है। आखिरकार वो ऊपर पहुंचती है। जैसे ही वो किनारे पर खुद को खींचती है, उसका शरीर जवाब दे देता है और वो वहीं गिर जाती है। पहले वो हंसती है, फिर वो हंसी धीरे धीरे कुछ और बन जाती है, एक अजीब सा खालीपन। घंटों तक वो अंधेरे में चलती रहती है। आखिरकार एक गुजरता हुआ कैंपर उसे देखता है और उसे उसकी वैन तक छोड़ देता है। अगली सुबह साशा वापस रेंजर स्टेशन पहुंचती है। वो उन्हें बताती है उसे पता है सब कहां हैं। कुछ समय बाद खबरें इस बात की पुष्टि करती हैं। वांडारा नेशनल पार्क के अंदर एक गुफा से कई लाशें बरामद होती हैं। सालों से जिन गायबियों का दोष जंगल और जानवरों पर लगाया जा रहा था, असल में वो सब एक ही इंसान का काम था। कई परिवारों को आखिरकार जवाब मिल जाता है। अंत में साशा समंदर के किनारे खड़ी है। उसके हाथ में टॉमी का वही कंपास है। वो उसे कुछ पल तक देखती है और फिर पानी में फेंक देती है और यही कहानी खत्म होती है। ये एक सीधी सादी लेकिन असरदार सर्वाइवल कहानी है जो खुद को जितना दिखाती है उतनी ही रहती है। खतरा असली लगता है क्योंकि वो सच में असली है। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत इसकी रियल फील है। ये फिल्म एक मजबूत सर्वाइवल थ्रिलर है जो अपने टेंशन और परफॉर्मेंस के दम पर आपको बांधे रखती है। मिलते हैं अगली कहानी में।